चुनाव, रैलियां और मुफ्त मुफ्त मुफ्त, हम सब ने ये देखा है, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस फ्री की असल कीमत क्या है? आज हम इस एक्सप्लेनर में इलेक्शन इकोनॉमिक्स और इन तथाकथित फ्रीबीज के पूरे गणित को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है, इसका सीधा असर हमारे और आपके पैसों पर और देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चलिए गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले बात करेंगे चुनाव में बहने वाले पैसे और जब्तियों की। फिर समझेंगे मैनिफेस्टो या घोषणा पत्रों का अर्थशास्त्र। इसके बाद देखेंगे कि इस फ्रीबी कल्चर को फंड कौन कर रहा है। फिर शॉर्ट टर्म फायदों और लॉन्ग टर्म नुकसान की बात होगी। राज्यों के बढ़ते कर्ज पर नजर डालेंगे और अंत में एक बहुत ही सीरियस मैक्रो इकोनॉमिक वार्निंग को डिकोड करेंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं, इलेक्शन सीजर्स और स्पेंडिंग। मतलब चुनाव के टाइम पे ग्राउंड पर असल में क्या हो रहा होता है। जरा इस नंबर को देखिए, 510 करोड़ रुपए। इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से सिर्फ 2021 के बंगाल चुनावों में 510 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी। और सच बताऊं, सोर्सेस कहते हैं कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली खेल तो इसके कहीं नीचे छिपा है। जमीनी हकीकत वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। अकेले बंगाल में 27 करोड़ रुपए से ज्यादा तो सिर्फ कैश पकड़ा गया, और अगर बंगाल और तमिलनाडु को मिला दें तो 41,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त हुई थी। सोचिए, इलेक्शन कमीशन का डेटा ही बताता है कि 2021 से इन जब्तियों में 50% का जंप आया है। नेशनल लेवल पर देखें तो 2014 में जहां 1200 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, 2024 आते आते ये आंकड़ा 10,000 करोड़ को पार कर गया। मतलब वोटर्स को कैश और शराब से लुभाया जा रहा है और हमारे लोकतांत्रिक चुनाव बस एक ट्रांजैक्शन बनकर रह गए हैं। चलिए रात के अंधेरे में होने वाले इस गैर कानूनी काम से आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, द इकोनॉमिक्स ऑफ मैनिफेस्टोस। यहाँ एक बहुत ही कमाल की या कहूँ तो अजीब सी चीज देखने को मिलती है। एक तरफ है रात के अंधेरे में बांटा जाने वाला इलीगल कैश और शराब, और दूसरी तरफ है दिन के उजाले में बांटे जाने वाले लीगल वादे, मतलब मैनिफेस्टो में लिखे गए अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के हिसाब से मैनिफेस्टो में किए गए ऐसे मुफ्त के वादों को करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता। जो चीज रात में गैर कानूनी है वो सुबह छपते ही पूरी तरह लीगल हो जाती है ना विडंबना? अब जब ये वादे लीगल हैं तो पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग जाती हैं। बंगाल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना का सालाना खर्च करीब 4,000 करोड़ रुपए है। अब इसके जवाब में ऑपोजिशन में बैठी बीजेपी ने जो काउंटर प्रॉमिस किया, अगर वो लागू होता है तो उसका खर्च साल का 70 से 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जरा सोचिए, ये सब स्टेट के खजाने पर कितना भारी पड़ता है, वो भी तब जब इससे कोई नया पुल या सड़क नहीं बन रही होती। और यहीं से एक बहुत बड़ा, बिल्कुल लॉजिकल सवाल पैदा होता है, ये जो फ्रीबी कल्चर है इसको फंड कौन कर रहा है? भाई ये करोड़ों अरबों रुपए आ कहां से रहे हैं? इसका जवाब आपको थोड़ा चुभ सकता है। हमारे देश में डायरेक्ट इनकम टैक्स देने वाले लोग कितने हैं? सिर्फ 2.5%। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाकी 97.5% आबादी सीधे तौर पर इनकम टैक्स नहीं देती। तो इन भारी भरकम योजनाओं का पूरा बोझ इसी छोटे से 2.5% वाले ग्रुप पर आ गिरता है। इसे एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। मान लीजिए एक इंसान दिन रात मेहनत करके साल का 2 लाख रुपए डायरेक्ट टैक्स भरता है, तो ये एनालिसिस बताता है कि उसका ये पैसा सीधे सीधे 5 से 7 लोगों की मंथली फ्री कैश स्कीम्स को स्पॉन्सर कर रहा है। मतलब जो लोग टैक्स भर रहे हैं वो बस भरते जा रहे हैं और बदले में उन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या बढ़िया सरकारी अस्पताल तो मिल नहीं रहे। तो फिर सवाल उठता है कि हम आज के फायदों के लिए कल का कितना नुकसान कर रहे हैं। यही है हमारा चौथा पॉइंट, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। ये डेटा जरा ध्यान से सुनिएगा। देश के 12 राज्य मिलकर हर साल सिर्फ बिना शर्त नकद बांटने पर 1,68,400 करोड़ रुपए उड़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी रक्षा और रिसर्च करने वाली संस्था DRDO, उसका सालाना बजट सिर्फ 26,800 करोड़ रुपए है। मतलब जो पैसा नई टेक्नोलॉजी, AI और देश की सुरक्षा में लगना चाहिए था, वो बस चुनाव जीतने के लिए बांटा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा समझौता है जो हम कर रहे हैं। पर लोग इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो इंसान का दिमाग ऐसा है कि उसे आज मिलने वाले 1,500 रुपए कैश ज्यादा अच्छे लगते हैं, बजाय इसके कि 5 साल बाद कोई बड़ा सरकारी अस्पताल बने। और हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का सीधा फायदा उठाती हैं। लेकिन तुरंत पैसे बांटने का एक बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है, और वो है हमारा पॉइंट नंबर 5,
राज्यों का बढ़ता हुआ कर्ज। देखिए, एन.के. सिंह की जो FRBM कमेटी है, उसके हिसाब से किसी भी राज्य के लिए कर्ज का सेफ लिमिट उसकी जीडीपी का 20% होता है। पर आज की हकीकत क्या है? भारत के 16 राज्य 30% के डेंजर मार्क को क्रॉस कर चुके हैं और पंजाब का हाल तो पूछिए ही मत। वहां यह आंकड़ा 46% तक पहुंच गया है, मतलब सेफ लिमिट से दुगने से भी ज्यादा। और जब राज्य अंधाधुंध कर्ज लेते हैं तो आखिर में क्या होता है? ये हमें हमारे आखिरी और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर लाता है, द मैक्रो इकोनॉमिक वार्निंग। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा तो बस एक बार श्रीलंका की तरफ देख लीजिए। ये एक जीता जागता टाइमलाइन है तबाही का। 2019 में चुनाव जीतने के लिए वहां हेवी टैक्स कट हुए और जम के फ्री सब्सिडी बांटी गई। 2021 आते आते उनका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 119% हो गया और फिर अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने सॉवरेन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। देश दिवालिया हो गया। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे शॉर्ट टर्म वादे एक पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। तो आज का ये एक्सप्लेनर हम इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या शॉर्ट टर्म फायदों के लिए राज्यों का ये अंधाधुंध कर्ज लेना हमारी लोकल इकोनॉमीज को भी उसी सॉवरेन डेट क्राइसिस या फिर वेनेजुएला जैसी भयानक महंगाई की तरफ धकेल देगा? क्या आज की ये मुफ्त की रेवड़ियां सच में हमारे भविष्य को कर्ज में डुबाने लायक हैं? इस बारे में जरा सोचिएगा।